प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आइए हुजूर, कैसे हैं आप? तशरीफ रखिए। जावेद साहब, आप तो कैमरे के पीछे के महारथी हैं, आज कैमरा फेस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? जनाब, ये कैमरा जो है ये बड़ी दोधारी तलवार होता है। इसके आगे होना या इसके पीछे होना, दोनों तरफ ख़तरनाक काम है। सच तो ये है कि सामने आदमी अगर कोई गलती भी करे तो बचाने वाले होते हैं, लेकिन कैमरा के पीछे कोई गलती कर रहे हैं तो संभालने वाला भी कोई नहीं। लिहाजा मैं तो ज़्यादा ख़तरनाक काम करता हूँ, ये काम कम ख़तरनाक है। जी जावेद साहब, आपका जो गाना है 1 2 3 4 वो सुपर हिट हो रहा है, तो हमारी मुबारकबाद कबूल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ आपके चाहने वाले ये भी कहते हैं कि उस गाने में आपने कुछ नहीं किया है, वो तो धुन और पिक्चराइजेशन और माधुरी दीक्षित की वजह से चला है। अब लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, लेकिन होता क्या है कि कोई भी गाना जी मैं समझता हूँ इतना बड़ा हिट, जितना बड़ा कि हिट ये गाना हुआ था, होने के लिए अच्छी धुन, अच्छी आवाज़, अच्छे बोल और अच्छा पिक्चराइजेशन, हर चीज़ ज़रूरी है। तो ये एक मुकम्मल एक टीम वर्क है और इसमें कहीं भी कोई कमी रह जाए तो उस पे गाने पे असर पड़ेगा। और इस गाने के लफ्ज़ अच्छे हैं या बुरे हैं इसका फ़ैसला करने का हक़ तो मुझे नहीं है और न ज़रूरत है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी धुन को इन लफ्ज़ों ने कम से कम बिगाड़ा तो नहीं। मैं इतना तो कह सकता हूँ। जी, तो आपने कंसीव कैसे किया गाना? ये साहब, इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एन चंद्रा साहब जो ये फिल्म बना रहे थे तो हमारी म्यूज़िक सेटिंग हुई और उन्होंने बताया कि एक नौटंकी में गाना गाया जाएगा, स्टेज पे एक नौटंकी के माहौल में गाना होगा। तो अब जाहिर है कि वो लोग जो मुझसे इस जगह गालिब की गज़ल की उम्मीद करते हैं उनकी उम्मीद जायज़ नहीं है। तो गाना तो ऐसे ही लिखा जाना था कि जैसा कि नौटंकी में गाया जाता, और ये धुन मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दी। और हमारे यहाँ एक तरीक़ा है गाने जब बनते हैं कि एक धुन दी जाती है और म्यूज़िक डायरेक्टर्स आमतौर से उस धुन पे ऐसे ही कुछ अपना लफ्ज़ दे देते हैं जिन्हें डमी वर्ड्स कहा जाता है। और वो लफ्ज़ सिर्फ सॉन्ग राइटर की सहूलत के लिए होते हैं कि उसको मीटर और ट्यून का पता चल जाए। तो जब लक्ष्मीकांत जी ने हारमोनियम पे मुझे गा के सुनाया तो उन्होंने सिर्फ ट्यून समझाने के लिए मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गा दिए। खैर मैं वो धुन लेके चला गया और अगले दिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि आप ये ऊपर जो 1 2 3 4 है 13 तक इसे ऐसा ही रहने दें। तो वो भी ज़रा कुछ चौंके कुछ अचंभे में पड़े। कहने साहब 1 2 3 तक तो फिर भी गानों में आ जाता है, लेकिन ये 13 तक गाना तो कुछ अजीब ही लगेगा। मैंने कहा मैंने बाकी गाना इस तरह से लिखा है कि वो निभ जाए बात। तो उसमें पूरे गाने में एक कहानी बन जाती है कि एक लड़की जो इंतज़ार कर रही है और फिर 14 को ऐसा हुआ, 15 को ऐसा हुआ और 16 को ऐसा हुआ। और इसमें नौटंकी का गाना रखने के बावजूद इसमें कोई क्रूडिटी, कोई वल्गैरिटी, कोई भद्दी बात नहीं है, बल्कि इसमें वो सादगी है जो हमें फोक सॉन्ग्स में, लोकगीतों में मिलती है। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को ये गाने पसंद नहीं आए उन्हें लोकगीत भी नहीं अच्छे लगते होंगे। अच्छा जावेद साहब, जब कोई फिल्म हिट हो जाती है तो उसका क्रेडिट स्टार को और एक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को जाता है। क्या उतना ही क्रेडिट राइटर को मिलता है या मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ मिलता नहीं है। ज़ाती तौर से मुझे तो कोई शिकायत नहीं, मुझे तो मिलता है। और कभी कभी अगर क्रेडिट न मिले तो डिसक्रेडिट तो यकीनन मुझे बहुत अच्छी तरह से मिलता है जी। कि फिल्म अगर ज़रा सी भी कमज़ोर जाए तो जितने हमारे चाहने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा डिसक्रेडिट मुझी को देते हैं, बड़ी इज्जत अफजाई है उनकी। लेकिन आम तौर से मेरा ऐसा ख्याल है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में राइटर को उतना क्रेडिट आज भी नहीं मिल रहा, हालांकि हालात पिछले 15-20 बरस में बहुत बदले हैं जितना मिलना चाहिए। 4-5 लोग होते हैं फिल्मों में, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, और हिंदुस्तानी फिल्म जिस पैटर्न से बनती है उसमें मैं कहूँगा म्यूज़िक डायरेक्टर भी।
ये लोग मिल के दरअसल फिल्म बनाते हैं जी। और इनमें से कोई भी मोहरा ज़रा सा कमज़ोर हो तो वो फिल्म पे उसका बुरा असर पड़ता है। लिहाजा कोई भी फिल्म अगर चलती है तो उसका क्रेडिट यकीनन इन सबको बराबर का मिलना चाहिए, किसे ज़्यादा किसे कम, किस फिल्म में किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया है वो तो बहस बड़ी अलग है, लेकिन आमतौर से यही लोग हैं जो फिल्म की कामयाबी नाकामयाबी के जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कि कोई कितना भी अच्छा डायरेक्टर हो और कोई कितना भी अच्छा एक्टर हो, मैं नहीं समझता कि एक डायरेक्टर बुरे सीन को अच्छा या एक अच्छा एक्टर बुरे सीन को अच्छा सीन बना सकता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सीन भी उतना ही अच्छा हो। बेशक। अब जहाँ सीन्स की बात चल रही है तो आप जो डायलॉग लिखते हैं, जो कहानियाँ बुनते हैं, वो बहुत मशहूर हो जाती हैं। आपके जो डायलॉग हैं लोग बहुत उनको उनके बारे में चर्चे होते हैं, यहाँ तक कि आप जो कैरेक्टर्स बनाते हैं, इवॉल्व करते हैं, जैसे गब्बर सिंह है, मोगेम्बो है और अब हवा हवाई गर्ल है, तो ये बहुत मकबूल होते हैं ये सब। तो कैसे आप सोचते हैं इनके नाम, इनके बारे में, इनकी कैरेक्टराइजेशन के बारे में? भाई अब ये सब बता दूं, अब ये तो ट्रेड सीक्रेट पूछ रहे हैं आप मुझसे लेकिन वाकई आदमी कैसे सोचता है ये सोचना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं कुछ सुना था, कहीं कुछ पढ़ा था, कहीं कुछ देखा था, और वो सब कुछ मिलजुल के एक ऐसी खिचड़ी पकती है जैसे कि एक अच्छा खाना पकाओ ना तो उसमें अलग अलग आप मसाले नहीं देख सकते। तो उसी तरह से क्रिएटिविटी भी यही है कि जब एक कैरेक्टर बनता है तो कहाँ से उसमें क्या चीज़ आ जाती है, कहाँ से क्या आता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको अब एक ही मिसाल दूँ, जाहिर है कि इतना वक्त तो नहीं कि हर कैरेक्टर के बारे में बात की जा सके। गब्बर सिंह बड़ा मशहूर कैरेक्टर हुआ था और आज तक उसके डायलॉग बच्चे भी दोहराते हैं और अक्सर ड्राइंग रूम्स में लोगों के बच्चों से वो डायलॉग सुनने पड़ते हैं कि देखिए हमारे पप्पू को बड़े डायलॉग याद हैं गब्बर सिंह के। तो ये कैरेक्टर कैसे बना? अब गब्बर तो नाम दरअसल एक था, कुछ मध्य प्रदेश में कभी कोई डाकू हुआ था जिसका नाम था गब्बर, वो नाम बड़ा अच्छा लगता था। जब इस डाकू का हम कैरेक्टराइजेशन कर रहे थे तो ख्याल हुआ कि जो रेगुलर किस तरह के डकैत आते हैं वैसा ना हो, कोई अनयूजुअल सी बात। तो कहीं मेरे जहन में था जो मैक्सिकन बैंडिट्स जिस तरह के हम फिल्मों में देखते हैं उनका एक बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा स्टाइल होता है, तो उस तरह का एक कैरेक्टर क्रिएट करें हिंदी स्क्रीन पे। लेकिन मुश्किल ये थी कि मैक्सिकन बैंडिट जब इंग्लिश बोलता है तो वो बड़े हेवी एक्सेंट के साथ, स्पेनिश एक्सेंट के साथ बोलता है, इसलिए भी वो कुछ अनयूजुअल लगता है। और हम जब इसे खड़ी बोली में लिखते थे तो वो बात नहीं आ रही थी। और फिर मैंने सोचा कि उसका वो पैटर्न जो है ग्राफ मूड्स का वो लिया जाए कि जो ट्रेडिशनल मैक्सिकन बैंडिट में देखा गया है, और उसको हम थोड़ी सी अवधि का टच दें कि उससे वो एक गांव का आदमी लगने लगे, ऐसा अर्दी आदमी ज्यादा महसूस हो। ही शुड नॉट लुक सोफिस्टिकेटेड, अर्बन ना दिखे। ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? जरादारी के हाथ पांव देख, बहुत करारे हैं साले, बहुत करारे हैं। जावेद साहब, ज़्यादातर जो राइटर्स हैं वो स्टार को मद्देनज़र रखते हुए स्क्रिप्ट लिखते हैं, ना कि स्टोरी और सिचुएशन को। तो आप भी क्या ऐसे ही करते हैं? मैं कुछ आधा आधा करता हूँ। मैं एक कहानी या कैरेक्टर सोचता हूँ और जब मैं उसे डेवलप कर रहा होता हूँ, इसलिए कि बहरहाल वो है तो फिल्म के लिए, और अगर उस पर फिल्म बनेगी तो कोई एक्टर करेगा, तो उसे बनाते समय जब काफ़ी हद तक बन गई है कहानी, उसका प्लॉट हो गया है, कैरेक्टर की डिटेल हो गई, तब मैं सोचता हूँ कि ये कौन कर सकता है। और A, B, C जिस भी एक्टर के बारे में हमने सोचा कि ये एक्टर को हम इस रोल में लेंगे, उसके बाद डायलॉग लिखते वक्त और फाइनल डिटेलिंग करते वक्त उस एक्टर की पर्सनालिटी भी मैं जहन में रखता हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हर एक्टर के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली तो वो इस रोल को सूट करता था, तभी हमने पहली स्टेज पे उसके बारे में सोचा। लेकिन अब जब हमने उसे ले लिया है और अब डेवलप कर रहे हैं कहानी या डायलॉग या सीन्स, ये जानते हुए कि फ़लाँ एक्टर हमारे साथ है या हमारे इस रोल में है, तो हमें सीन ऐसे बनाना चाहिए कि जो उसके वीक पॉइंट हैं वो छुपें और जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो उठें। मैं एक बहुत मोटी सी मिसाल दूंगा, हालांकि ये काम उससे बहुत ज़्यादा बारीक है। फ़र्ज़ कर लीजिए एक एक्टर है, वो स्क्रीन पर रोता हुआ नहीं अच्छा लगता,
उसके चेहरे पे रोने का एक्सप्रेशन बहुत खूबसूरत नहीं लगता, ऐसा होता है। तो उसे अगर गम का सीन देना है तो किस तरह दिया जाए कि उसका तमाम गम भी कन्वे हो जाए और ऑडियंस तक पहुंचे और उसे रोने की भी ज़रूरत ना पड़े। फ़र्ज़ कर लीजिए एक ऑडियंस गुस्से का और तलखी का और कड़वाहट का सीन बहुत अच्छा करता, तो वो सीन जो इस तरह का हो सकता था, क्यों ना उसे घुमा के इसका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम उसमें अपनी फिल्म में इनकॉर्पोरेट कर लें। तो ये इस हद तक मैं ज़रूर करता हूँ। अच्छा जावेद साहब, हर दौर में अलग तरह की फिल्में बनती हैं, कभी रोमांटिक, कभी वॉयलेंट, कभी फैमिली ड्रामास। तो आपके ख्याल में जो आने वाला दौर है उसमें फिल्मों का क्या ट्रेंड रहेगा? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि हर दौर में फिल्में वो बनती हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है, और अगले दौर में भी वही बनेंगी जो ऑडियंस देखना चाहती है। इसलिए कि अगर आप देखें तो वो 30s हों या 40s हों या 50s हों या 60s हों या 70s, हर दौर में हर तरह की फ़िल्म बनी है, अच्छी भी, बुरी भी, छोटी भी, बड़ी भी, हर तरह की फ़िल्म। लेकिन मुख्तलिफ़ ज़मानों में, मुख्तलिफ़ दहाइयों में अलग अलग तरह की फ़िल्में पैट्रनाइज़ की गई। पहले भी पिक्चरें बनती थी, एक्शन फ़िल्में 40s में भी बनती थी, 30 में भी बनती थी, 50 में भी बनती थी। उस ज़माने में वो इतनी पैट्रनाइज़ नहीं होती थी। उस्ताद पेड्रो कोई 1979 की या 89 की फ़िल्म तो है नहीं, इस तरह की बड़ी फ़िल्में बनती हैं। नाडिया जानकाउस की बनती थी, मगर वो इतनी पैट्रनाइज़ नहीं होती थी, उन्हें समाज इतनी अहमियत नहीं देता था, दूसरी तरह की फ़िल्मों को ज़्यादा अहमियत देता था, तो वो फोर फ्रंट पे थी, वो हमारी याद में रह गई हैं। और वो फिल्में जिन्हें समाज ने कम अहमियत दी थी वो याद नहीं, लेकिन बनती हर तरह की फ़िल्में थी। और अगले आने वाले दौर में भी हर तरह की फ़िल्में बनेंगी, लेकिन कौन सी फ़िल्में ज़्यादा चलें, कौन सी फ़िल्में अहम कहलाएं, और दुनिया में थोड़ी भेड़ चाल तो होती है, जिस तरह की फ़िल्म चलती है उस तरह की फ़िल्में ज़्यादा बनती हैं। ये हर जगह है, फ़िल्मों में भी है। तो कौन सी फ़िल्में ज़्यादा बने, इसका फ़ैसला दरअसल किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर, किसी राइटर, किसी एक्टर के हाथ में नहीं, वो ऑडियंस के हाथ में। और आज भी हमारी इस इंटरव्यू का फ़ैसला उनके हाथ में। देखिए साहब क्या कहते हैं।